क्या गैल्वेनोमीटर ऐसा दिखता है? मतलब हमने तो लैब में कुछ और देखा, क्या ऐसा देखने की कोशिश करी हमने ने? कभी कभी नहीं की यार। गैल्वेनोमीटर तो दिखता है एक डब्बे जैसा है, जो आपको दिखता है वो तो उसका स्केल है दोस्तों। गैल्वेनोमीटर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और तुम्हारे 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और अंदर से समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है यार। तो पहली बात तो यह समझ लो कि गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी तुमने लगा कर रखी हुई है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। ठीक, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, हाँ मतलब हाँ ऐसी कुछ है। तो ये अपने पास हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। काम क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है किसी क्लोज सर्किट के अंदर की करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, और हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस which is used to measure the or which is used to find out the presence of current and its direction also। आपको एक रफली आइडिया ये उसके मैग्नीट्यूड के बारे में भी दे देता है कि मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड कम है, इन सब का आइडिया हमको मिल जाता है गैल्वेनोमीटर से। चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर होता क्या है। तो देखो गैल्वेनोमीटर के अंदर यार बहुत सिंपल है। हमने अभी इसके पहले एक वीडियो पढ़ा था और उस वीडियो में हमने देखा था टॉर्क। जब किसी भी कॉइल को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर एक टॉर्क लगता है करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर। बस वहीं पर प्रिंसिपल छुपा हुआ था गैल्वेनोमीटर का। पूछा जाता है, 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो घूमना स्टार्ट कर देगी। ये है हमारे पास प्रिंसिपल। थोड़े अच्छे शब्दों में जहां से नंबर मिले तो व्हेन अ current carrying coil is placed in a magnetic field then it experiences a torque. This is very simple two-liner principle of a galvanometer। कहां इतनी राम कहानी ढूंढ रहे हो? कीवर्ड्स तो यही है साहब, उस कीवर्ड को पकड़ लो। अब अपन को चाहिए एक मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए तुमने लगा दिया एक नॉर्थ साइड एक साउथ, मतलब कि ये हो गया अपने पास नॉर्थ साउथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ गई नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब यार सीधे सीधे काट देते तो अच्छा रहता, यूं ऐसे कर्व शेप, मतलब डस क्यों रहे हो यार? हाँ, ऐसे कॉन्केव शेप में बनाने की जरूरत क्या थी? मुझे पता है तुम हंस रहे हो, है ना, डस नहीं रहा है, ये एक्चुअली में कर्व्ड शेप है और ये कुछ कारण से कर्व्ड है। हम इस वीडियो में उस पर भी बात करेंगे कि कर्व्ड शेप हमने क्यों लिया है, ताकि हम रेडियल फील्ड रख सके। रेडियल फील्ड क्यों रखी है हमने, उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि रेडियल फील्ड अगर होगी तो थीटा हमेशा एरिया वेक्टर और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा, और 90 डिग्री रहेगा तो टॉर्क का फॉर्मूला था NIAB sin थीटा। थीटा 90 डिग्री अगर रहेगा तो टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, और इसी वजह से हमारा गैल्वेनोमीटर एक नॉर्मल डिफ्लेक्शन दिखा पाएगा और उसके ऊपर एक कांस्टेंट टॉर्क लगेगा। नहीं तो एंगल बदलो टॉर्क बदलता चला जाएगा और तो दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी अपने लिए। अभी इस पर और भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लगाई, फिर उसके अंदर एक कॉइल रख दी। कॉइल अगर अपन रख दी तो कॉइल के ऊपर और नीचे आप देख रहे होगे कि दो कुछ जलेबी बनाई गई हैं। ये जलेबी नहीं है दोस्तों, ये है स्प्रिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज का थ्रेड भी लगा होता है। ऊपर और नीचे इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये है हमारे पास पिवटेड टाइप। मैंने तुमको वो बोरिंग वाली कहानी नहीं सुनाई कि गैल्वेनोमीटर 2 तरह का होता है, मूविंग कॉइल, मूविंग मैग्नेट। मूविंग मैग्नेट सिलेबस में ही नहीं है। मूविंग कॉइल भी 2 तरह का होता है, ऊपर और नीचे दोनों जगह स्प्रिंग लगा दो, पिवटेड टाइप। अगर सिर्फ ऊपर स्प्रिंग लगी हुई है, सस्पेंडेड टाइप। कोई अलग से पूछने वाला नहीं है, बट हाँ हमारी बुक्स में इतनी लंबी चौड़ी राम कहानी लिखी होती है कि मैंने तुम्हें 1 मिनट के अंदर वो बातें बता दी। अगर एक स्प्रिंग लगाओगे ऊपर वाली सिर्फ तो सस्पेंडेड टाइप, अगर दोनों जगह लगा दोगे पिवटेड टाइप। पिवटेड वाला ज्यादा अच्छा हो गया, थोड़ा सा टफ हो गया। अगर अपन ने ऐसे ही लटका देंगे तो क्या होगा भाई, वो झूलता रहेगा, टूटने के चांसेस ज्यादा है। सस्पेंडेड टाइप इसलिए ज्यादा फ्रिजाइल होता है एज कंपेयर टू पिवटेड टाइप। आ जाओ चलो आगे। कॉइल लगा दी तुमने, बिल्कुल ठीक है, ये लग गई मेरे पास कॉइल। ठीक है, अब ये जो कॉइल है ये किसके ऊपर होती है? ये बनी हुई होती है सॉफ्ट आयरन के कोर के ऊपर।
उसके ऊपर बाउंड करते हैं, ऐसे बाउंड करो चाहे ऐसे बाउंड करो, ये सॉफ्ट आयरन के ऊपर होती है। क्यों होती है सॉफ्ट आयरन के ऊपर? उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो और सॉफ्ट आयरन तो कहता है मैं बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का फ्रेंडली हूं, तो वो अपने में से अलाउ करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसी से पास होगी, तो कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, इसीलिए सॉफ्ट आयरन के ऊपर उस कॉइल को वाउंड किया जाता है। अब आप देखो ऊपर से ये करंट आ रहा है, एक स्प्रिंग लगी हुई थी जहां पर ट्विस्ट आएंगे, क्यों आएंगे वो भी बता रहा हूं, और ये आपके पास ऊपर से करंट आ गया इसके अंदर, और ये करंट जो है वो नीचे से वापस चला गया। ठीक, अब कॉइल तो घूमेगी जब करंट आएगा, जब कॉइल घूमेगी तो आपको कैसे पता चलेगा घूम रही है? अंदर झांकोगे क्या गैल्वेनोमीटर के? नहीं, इसके लिए हम लोग लगा देते हैं यहां पर एक पॉइंटर, और पॉइंटर को घुमा देते हैं स्केल के ऊपर, और जो आप देख रहे होते हो गैल्वेनोमीटर, वो बेसिकली आपको उस कॉइल का पॉइंटर दिख रहा होता है और स्केल दिखता है, जिससे आप पता करते हो करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, करंट जीरो है। व्हीटस्टोन ब्रिज में करते थे ना अपन, हाँ ऐसे ही करते थे यार। तो ये हमारे पास हुआ बेसिक कंस्ट्रक्शन गैल्वेनोमीटर का। अब कपड़े निचोड़े कभी, मतलब ऐसे करके रिंस किए अपने क्लॉथ्स को, ऐसे ऐसे, कितनी आसानी से पहले तुम ट्विस्ट कर देते हो ये, और उसके बाद जब 2-4 टर्न आ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब तुम उनको घुमाओ तो ऐसी दम लगानी पड़ती। क्यों लगानी पड़ती है ऐसी दम? टॉर्क तो तुम्हारा यार, कपड़े थे ऐसी ऐसी घुमाते जाते, वो घूमते चले जाना चाहिए था। हाँ, अब तुम फील कर पा रहे हो इसको कि जब तुम उसको घुमा रहे थे ना तो उसमें ट्विस्ट आ रहे थे, और वो जो ट्विस्ट है ना, वो ट्विस्ट की वजह से क्या हो रहा था पता है? तुम छोड़ दोगे तो क्या होगा? जो क्लॉथ है वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। और वो भी नहीं देखा होगा तो पिंग पोंग बॉल देखी होगी, वो जिसमें एक लंबी सी अपने पास धागा बंधा रहता है और नीचे एक बॉल लगी रहती है, या कभी रबर बैंड भी होता है। तो अब जब हम उसको घुमाते हैं, ऐसे घुमा लिया, तो वायर में या स्प्रिंग के अंदर, या फिर अपने जो सिंपल पेंडुलम में भी तुमने स्कूल में किया होगा, और नहीं तो पिंग पोंग बॉल में क्या होता है, रबर के अंदर ट्विस्ट आते जाते, और जब छोड़ते हैं तो वो वापस आ जाता है। वापस क्यों आ रहा है? जब कोई है ही नहीं तो वापस कैसे आ गया? भाई आपने जब उसको घुमाया तो उसके अंदर आई ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट उसको घुमाना चाहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए जब भी गैल्वेनोमीटर की कॉइल घूमेगी तो जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग टाइट होती चली जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में टाइट हो रही है तो वो वापस अपनी स्टेट पे आने की कोशिश करेगी, और जब वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आने की कोशिश कर रही है तो वो मेन जो अपना घुमाने वाला टॉर्क है उसका अपोज कर रही है, और जिस टाइम पर घुमाने वाला टॉर्क और जो ट्विस्ट आ रहे हैं उसके कारण जो टॉर्क, दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे, पॉइंटर वहीं पर आकर रुक जाएगा। और एक और एग्जांपल दूं, अभी आ गया दिमाग में पढ़ाते पढ़ाते, वो जो चाबी भरी है ना खिलौनों में, वो जो छोटे छोटे टॉयज होते हैं जिनमें अपन को की घुमानी पड़ती है और फिर छोड़ दो तो वो भागते हैं इधर उधर, भाई उसमें भी तो आप यही करते हो। जब आप घुमाते हो तो उसके अंदर जो स्प्रिंग लगी होती है, किसी ने अगर अंदर से देखा होगा तो वो जो स्प्रिंग है वो टाइट होती चली जाती है, उसके अंदर एक एनर्जी आती जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जैसे ही छोड़ते हो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करती है। उसी तरह से जैसे ही इस कॉइल के अंदर करंट आएगा, टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क की वजह से कॉइल घूमेगी, कॉइल के घूमने की वजह से जो ऊपर अपने पास थ्रेड है या स्प्रिंग है, फॉस्फरस ब्रॉन्ज का जो अपने पास धागा है, उसके अंदर ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट क्या करेगा? इसके NIAB के घूमने का अपोज करेगा, और जिस टाइम पर NIAB उस ट्विस्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, वहीं पर अपना गैल्वेनोमीटर कहेगा भाई साहब हम रुक गए, हम इक्विलिब्रियम में आ गए। मजा आ रहा होगा पढ़ने में। भाई गैल्वेनोमीटर टॉपिक ही ऐसा है कि मजा आना ही चाहिए। इतने एग्जांपल्स हैं कि आप ढूंढते ढूंढते, बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा, सुनते सुनते आप थक जाओगे और कहोगे बाबा जी मजा आ गया। चलो बढ़ते हैं अपन और इसको देखते हैं, डेरिवेशन को, वर्किंग को, थ्योरी को, क्या लिखोगे तुम उसके अंदर। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थी तो थीटा हो गया 90 डिग्री। आराम से समझो इस बात को। अगर ये बात थोड़ी दिमाग में चुभ रही है तो इस डायग्राम को देखो जरा। अगर आपके पास ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो होता यह है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसी कुछ होती है, यहां से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कट तो कर नहीं सकती तो घूम जाएंगी इस तरह से। तो अगर आपके पास एक कॉइल है, मान लेते हैं कॉइल यहां पर है, तो आप गौर से देखो वो एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, ये 90 डिग्री है। अगर आपकी कॉइल ऐसी रखी हुई है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकली थी और यहां जा रही थी,
उस मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, मतलब कि एरिया वेक्टर हमेशा फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर मैं इसमें कहूं कि करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट की वजह से टाउ इज इक्वल टू NIAB sin 90 टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब जब कॉइल रोटेट करेगी तो उसके अंदर ट्विस्ट आएगा, जो मैंने तुम्हें कहा था जितना घुमाओगे उतना तेज ट्विस्ट आएगा, यानी कि जो ट्विस्टिंग टॉर्क है, जब आप घुमा रहे हो, कॉइल घूम रही है, तो ऊपर वाली स्प्रिंग में, धागे में जो ट्विस्ट आ रहे हैं वो जितना ज्यादा घूमेंगे उतना ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क आएगा, यानी कि टाउ सी ट्विस्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। ये फाई क्या है? ये आपका ट्विस्टिंग एंगल है, जितने एंगल से घुमाओगे उतना ज्यादा अपोजिट में आएगा। ये करते भी थे अपन। और जैसे प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे यहां पर आता है एक कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, और ये हमारे लिए हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा आप कौन सा मटेरियल वहां यूज कर रहे हो। अगर सी कम है तो ज्यादा घूम जाएगा, थोड़ी रिजिड है मतलब सी ज्यादा है तो कम घूमेगा। तो डिपेंड करता है सी पर कि कितनी ज्यादा तेजी से ये कितना ज्यादा घूमेगा या कितना कम घूमेगा, डिपेंड करता है। हर कंपनी के हिसाब से अपने अपने हिसाब से सब बनाते हैं, हर कंपनी का ये अलग होता है। तो हमें इस बारे में सोचना ज्यादा नहीं है, बट हाँ हमें इतना पता है कि सी कम होगा तो ज्यादा घूमेगी उसी करंट के लिए, और सी ज्यादा होगा तो कम घूमेगी। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो NIAB और जो सी फाई है, जो टॉर्शनल की वजह से दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जैसे ही दोनों इक्वल हो जाएंगे आपके पास आ जाएगा NIAB इज इक्वल टू सी फाई, यानी कि I इज इक्वल टू सी अपॉन NAB इंटू फाई। अब आप गौर से देखो, ये सी अपॉन NAB तो एक कांस्टेंट है, सी क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट। एक बार कॉइल बन गई तो नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स, एक बार कॉइल बन गई उसका एरिया फिक्स, एक बार आपने मैग्नेट लगा दी वहां पर अंदर। गैल्वेनोमीटर तोड़ तोड़ के मैग्नेट तो नहीं निकालते ना तुम लोग, ऐसा करना भी मत, क्योंकि पता चला फाइनल में तुम्हें ही उसी से करना पड़ गया तो वहां क्या करोगे? बोलोगे क्या सर को, सर स्क्रू निकाल के हम मैग्नेट घर निकाल ले गए थे इसीलिए अब हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर काम नहीं कर रहा। ऐसा बिल्कुल मत करना। तो ये मैग्नेट हो गई अपने पास जो अंदर लगी हुई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी हो सकती हैं, तो ये अपने पास हो गई मैग्नेटिक फील्ड। ये भी एक बार बन गया गैल्वेनोमीटर तो फिक्स। तो C upon NAB is a constant and this is known as galvanometer constant। G हो गया ये अपने पास, तो I is equal to हो गया G phi, यानी कि I is proportional to phi, और I is proportional to phi का मतलब हुआ कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा है, या आप ये समझो कि एंगल जो है अगर बढ़ रहा है तो लीनियरली आपका करंट भी बढ़ रहा होगा, तभी एंगल बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी आ गई है, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रूव दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंड दे आर प्रोपोर्शनली लीनियरली, मतलब पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। इसीलिए गैल्वेनोमीटर का जो स्केल होता है ना, वो स्केल कुछ ऐसा होता है कि ये अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर का स्केल है तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 0 से 1 के बीच में जितना गैप होगा 1 से 2 के बीच में भी उतना ही गैप होगा। अगर ये लीनियरली नहीं होता, फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, तो उस केस में ये गैप जो है ना ये बढ़ता चला जाता। स्क्वायर है, 0 से 1 के बीच कम, फिर 1 से 2 के बीच ज्यादा, 2 से 3 के बीच और ज्यादा हो जाता, तो ये गैप बढ़ता चला जाता। ये गैप नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि लीनियर है। तो प्रूव दैट द गैल्वेनोमीटर स्केल इज लीनियर। व्हाई इट इज लीनियर? तब भी आपको ये डेरिवेशन यहां तक करके दिखाना पड़ेगा। और ये हो गया आपके पास गैल्वेनोमीटर की एक थ्योरी, वर्किंग, प्रिंसिपल, डायग्राम, पॉइंटर क्यों लगाया, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लगाई, रेडियल फील्ड का क्या लॉजिक था, ये सारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस भी यहां से बनते हैं। अब आते हैं अपन दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, जब अपन बात करेंगे गैल्वेनोमीटर की, और वो है सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। भाई सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, कोलगेट सेंसोडाइन का एड सुना है क्या? इफ योर टीथ आर मोर सेंसिटिव, सेंसोडाइन करो, मतलब वो उनकी सेंसिटिविटी को खत्म कर देगा, आप आराम से ठंडा गर्म कुछ भी खाते रहो। या फिर जैसे ही एटमॉस्फेयर बदलता है, अपन बोलते हैं यार मेरी स्किन में रैशेज आ गए, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बदली हैं, यहाँ पर मौसम बदल गया है, यानी कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी का मतलब समझो यार, सेंसिटिविटी कहती है थोड़ी सी चेंज को भी अगर आप डिटेक्ट कर सको, आप बहुत सेंसिटिव हो, है ना। मतलब मेरे दोस्त ने मुझसे कुछ भी कह दिया, थोड़ा सा भी
मजाक में भी मुझे बुरी लग गई यार, बहुत जम के बुरी लग गई। मैं बहुत सेंसिटिव हूं, तो दोस्त क्या आके बोलेगा यार तू बड़ा सेंसिटिव है यार, तेरे से कुछ बोल ही नहीं सकते हम। सेंसिटिविटी का मतलब हुआ कि छोटी सी चीजों के कारण चेंजेस बड़े हों, आप उनको मेजर कर सको, वो कहलाएगा सेंसिटिविटी। तो भैया ज्ञानियों यहां पर आकर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, करंट आ रहा है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर तुम छोटे से चेंज इन करंट को भी मेजर कर सकते हो तो तुम कहोगे कि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। अब गैल्वेनोमीटर आगे जाके एमीटर भी बनेगा, वोल्टमीटर भी बनेगा, यानी कि करंट भी मेजर करोगे, वोल्टेज भी मेजर करोगे। तो अगर बहुत थोड़े से करंट चेंज की वजह से अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा आ जाए तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा, बहुत थोड़े से वोल्टेज चेंज की वजह से डिफ्लेक्शन ज्यादा आ जाए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा। तो सेंसिटिविटी का बहुत साधारण शब्दों में मतलब है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ज्यादा डिफ्लेक्शन छोटे से चेंज इन करंट के लिए करंट सेंसिटिविटी ज्यादा, कम डिफ्लेक्शन करंट सेंसिटिविटी कम। मुझे नहीं लगता कि अब तुम भूलने वाले हो, ज्यादा होगा तो स्किन को देख लेना, बहुत ज्यादा हुआ तो टीथ के बारे में सोच लेना, और अगर ज्यादा हुआ तो तुम सोच लेना बाबा जी ने कहा था कि दिल पे लग गई है अपने दोस्त की बातें, तो सेंसिटिविटी याद आ जाएगी। तो सेंसिटिविटी हमसे क्या कहता है, सेंसिटिविटी हमसे बहुत सिंपल बोलता है और वो ये कहता है करंट सेंसिटिविटी इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर कॉइल पर यूनिट करंट, और पर यूनिट करंट, सो डिफ्लेक्शन हो गया फाई, पर यूनिट करंट हो गया फाई बाय आई, हो गई आपके पास डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। आई का फॉर्मूला अपन अभी निकाल कर आए हैं जी इंटू फाई। तो जैसे ही मैं यहां पर आई की जगह पे रख दूंगा G इंटू फाई, ये बन जाएगा फाई से फाई कैंसिल 1 अपॉन जी। सो करंट सेंसिटिविटी इज 1 अपॉन जी, और G की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, G की वैल्यू थी हमारे पास C अपॉन NAB। जैसे ही यहां रखोगे ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये बन जाएगा NAB बाय C। ये लीजिए आ गया आपके पास करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला NAB बाय C। ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो ज्यादा घूमेगी, क्योंकि टॉर्क ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो भी टॉर्क ज्यादा होगा, इसीलिए ज्यादा घूमेगी। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग लगाओगे तो भी कॉइल ज्यादा घूमेगी, NIAB वाला फॉर्मूले से टॉर्क ज्यादा होगा। और C मैंने कहा था ना, जितनी स्प्रिंग का C कम होगा उतना ज्यादा घूमेगी वो कॉइल, और जितना C ज्यादा होगा उतना कम घूमेगी। तो C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टॉर्शनल कांस्टेंट कम कर दो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ये तो हुई आपके पास करंट सेंसिटिविटी की कहानी। चलिए बढ़ जाते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की तरफ। तो यार वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, जैसा करंट सेंसिटिविटी था वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज। पर यूनिट वोल्टेज के बेसिस पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो हो जाएगा आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी, और वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा फाई बाय वी। अकॉर्डिंग टू ओम साहब हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। अगर मैं यहां पर लिख दूं तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है आपके पास, फाई अपॉन IR, और ये देखो फाई बाय आई क्या था, करंट सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा करंट सेंसिटिविटी अपॉन R, या फिर आप इसी को लिख सकते हो 1 अपॉन जी, करंट सेंसिटिविटी था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जी आर। और अगर 1 अपॉन जी आर भी नहीं लिखना तो जी की वैल्यू रख दो C अपॉन NAB, तो ये हो जाएगा NAB बाय C। सारी चीजें वही हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ एरिया बढ़ाओ तो भी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाओ तो भी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी। सिर्फ एक ही जगह है जहां पर सोचना है, C तो हो चुका R। अगर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल बढ़ाओगे तो तुम्हारी वोल्टेज सेंसिटिविटी कब होती चली जाएगी। ये हो गई आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी की कहानी। और इसके बाद अब आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल फील्ड। ये मैं आपको बता चुका हूं कि रेडियल फील्ड की क्या इंपॉर्टेंस होती है। रेडियल फील्ड आपसे बहुत सिंपली कहता है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं, इसीलिए ताकि टॉर्क कांस्टेंट बना रहे। दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी व्हाई कॉइल इज वाउंड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। क्यों रखते हैं कॉइल को सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, ताकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लिंक रहे। और लास्ट आपसे पूछा जाएगा व्हाई अ एल्यूमिनियम बार इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कॉइल। और उसका भी बहुत सिंपल शब्दों में बहुत साधारण सा आंसर है,
और वो आंसर ये कहता है कि उसको डेड बीट बनाने के लिए, अभी ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई होगी, जिस दिन हम एडी करंट पढ़ेंगे उस दिन समझ में आएगा कि सेंटर में एल्यूमिनियम क्यों रखा था। एडी करंट वाला वीडियो जरूर देख लेना, वहां पर मैं तुमको डेड बीट के बारे में बता दूंगा, बट अभी मैंने क्वेश्चन जरूर तुमको बता दिया है। तो इस वीडियो में गैल्वेनोमीटर के साथ अपन ने खेली कुश्ती, कभी कपड़े निचोड़े, कभी घूम के आए, कभी सेंटीमेंट्स को हर्ट हुआ दोस्त की वजह से, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली, समझ ली गैल्वेनोमीटर की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कन्वर्ट करेंगे एमीटर में, वोल्ट मीटर में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, अपनी टीआरपी बढ़ाते रहो। बाबा जी की बढ़ेगी तो तुम्हारी बढ़ेगी, और बाबा जी की तरफ से और चीजें आती रहेंगी। तो आते रहो, मचाते रहो, पढ़ते रहो, खेलते भी रहो और इंजॉय भी करते रहो। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हो।